हाँ, तो हम कल पढ़े थे खाद एवं उर्वरक में अंतर और फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अगला चरण पढ़ेंगे सिंचाई। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक जीव को, चाहे पेड़ पौधे हों, सजीव हों, सभी को जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। तो पौधों की वृद्धि एवं जल के लिए, पौधों की वृद्धि एवं उनके परिवर्धन के लिए जल की विशेष आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधे जड़ों से जल का अवशोषित करते हैं, जिसके साथ खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण करते हैं, और जिसके द्वारा खनिज पदार्थ और पोषक पदार्थों को भी अवशोषित करते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों के शरीर में लगभग 90% जल पाया जाता है। जल की आवश्यकता है, जल की आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। वो जल इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो बीजों का अंकुरण होता है, खेतों में जो बीज बोए जाते हैं, वो शुष्क अवस्था में उसका अंकुरण नहीं हो सकता। तो जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म से रक्षा करते हैं, मतलब पाला पड़ता है, अधिक ठंडी या गर्मी से रक्षा करते हैं। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। तो स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए, मतलब अच्छी फसल होना चाहिए, उसकी वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उसको नियमित रूपों से खेतों में पानी देना आवश्यक होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद खेतों में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती। गर्मी के समय खेतों में अधिक पानी देना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों को जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो इसमें क्या होता है, गर्मी में वाष्प दर अधिक हो जाती है, पानी वाष्पीकरण बन के उड़ता है, जिसके कारण पानी बार बार गर्मी में अधिक मात्रा में देना पड़ता है। सिंचाई के स्रोत, तो सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल सिंचाई के स्रोत होते हैं। सिंचाई की पारंपरिक तरीके, मतलब कुछ पुराने तरीके, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने की तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से सिंचाई करते थे। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते थे, जो पुराने ज़माने में तरीके थे। अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष एवं विभिन्न पारंपरिक तरीके, मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, राहट, और तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके और पुस्तक में चित्र दिए गए हैं। पेज नंबर दिया गया है वो है 8। तो पेज नंबर 8 में इसके चित्र अलग अलग दिए हैं। मोट जो होता है, राहट होता है, ढेकली होता है, चैन पंप होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए समान पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। तो जो आजकल आधुनिक विधि चली है सिंचाई की, उसके लिए हम उसको आसानी से और आवश्यकता अनुसार कर सकते। तो पहला आता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है।
जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंग सिस्टम, जैसे नोजल, तो नोजल के द्वारा सिंचाई जो हम कर सकते हैं वो असमतल भूमि के लिए होता है। एक पाइप के बाद दूरी के स्थान पर स्प्रिंग पंपों को नोजल लगा दिए जाते हैं और जिससे उसमें चारों तरफ सिंचाई होती है और उसमें ऐसा लगता है जैसे पानी की बारिश होती है। फिर दूसरा आता है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल की बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों को गिराती है। जो ड्रिप तंत्र होता है इसमें सीधे पाइपलाइन बिछा दी जाती है और पौधे लगाए जाते हैं, तो पौधों की जड़ में एक एक बूंद करके पानी पहुंचता है। इसे ड्रिप और बूंद बूंद करके जड़ों में गिरता, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, मतलब ड्रिप तंत्र में पानी की कमी होने पर भी पानी की पूर्ति होती, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। फिर आता है खरपतवार सुरक्षा। तो फसलों में जो भी पेड़ पौधे अनावश्यक उगाते हैं तो उनकी सुरक्षा करना, उसी को खरपतवार कहते हैं, जो कचरा निकलता है। तो बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और वहां उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित या अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई मतलब निदाई करना, पौधों को उखाड़ के अलग करना। निराई आवश्यक पौधे, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले, मतलब जो भी खरपतवार उग रहा उसमें पुष्प या बीज न बने उससे पहले उस पौधों को हटाकर अलग कर दिया जाए, वही अच्छा तरीका होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रासायनिक दवाइयों का भी उपयोग कर सकते। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जो दवाइयाँ आती हैं जैसे 2,4-D, खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारा मतलब स्प्रे किया जाता है और खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। फसल की फिर आता है कटाई।
तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती। जो फसल तैयार हो जाती है फिर उसको व्यवस्थित तरीके से काटा जाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। मतलब जो फसल आती है वो 3 से 4 माह की फसल होती है। हमारे देश में दराती की सहायता से, जिसको हम हंसिया कहते हैं, की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना इसे थ्रेशरिंग कहते हैं। मतलब जो फसल काटते हैं फिर उसको फसल और भूसा अलग करना, दाने अलग करना, वो कहलाती है थ्रेशरिंग। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो वास्तव में हार्वेस्टर जो है और थ्रेशर वो संयुक्त रूप है। तो क्योंकि हार्वेस्टर में कटाई भी हो जाती है, थ्रेशरिंग भी हो जाती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। फिर आता है भंडारण। तो जो भंडारण होता है, उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। साइलो मतलब होता है जैसे वेयर हाउस वगैरह, पीड़क जैसे चूहे, कीट सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर इस प्रकार से हम फसल का उत्पादन एवं सुरक्षित कर सकते हैं। फिर आवास देखभाल आवश्यक होती है। मतलब इसमें जंतुओं से भोजन, मतलब क्या होता है, गाय, भैंस, बकरी, इसको भी अपन को देखना पड़ता है कि पेड़ पौधे को उसको खाए न, उनकी सुरक्षा की विशेष ध्यान रखा जाता है। और बड़े पैमाने पर यदि पशुओं को पाला जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं।